हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक्टेड। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सीटेट 2021 के लिए पढ़ने वाले हैं मैथ पेडागोजी को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के डिस्कस कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग ईयर वाइज अब से मैथ पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अब 2019 से 2011 की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी की 2019 दिसंबर वाले क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। दिसंबर 2019 में मैथ पेडागोजी के फर्स्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को मैथ पेडागोजी के डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग ईयर वाइज मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज से। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से अभी तक कर ली हो तो बहुत अच्छा है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसे आप बार बार रिवाइज करें और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। कहीं से भी सॉल्व कर ले, यूट्यूब से सॉल्व कर ले या फिर आपके पास यूथ कंपटीशन की बुक होगी, आप वहाँ से सॉल्व करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन इस समय आपको प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मैथ पेडागोजी के सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, जिसमें ये जो सेशन है हमारा वो सीटेट के लिए, एमपीटेट के लिए और अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो उसके लिए जहाँ पर मैथ पेडागोजी आती है वहाँ पर ये सेशन आपको हेल्प करेगा। और ये सेशन मेरे द्वारा बाय मी एंड उसके बाद ये आज हम लोगों ने 200 प्लस एमसीक्यू करने का टारगेट रखा था। अभी तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस को कर लिया है, लेकिन हम लोग 200 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसके अलावा ये आज हमारा पार्ट 13 है मैथ पेडागोजी का। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ ने 404 लिख दिया। ठीक है, कुछ ने उसे 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? पहला ऑप्शन है उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो ये तो आपको करना नहीं है क्योंकि हमें उन्हें बताना है कि अध्यापक के रूप में आप उन्हें कैसे संबोधित करेंगे, तो आप संबोधित कापियों में लिखकर सही उत्तर लिखकर नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय समझाएंगे। ये हो सकता है, मूर्त पदार्थ जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है और मैथ पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, अगर हम कोई भी टॉपिक उन्हें पढ़ा रहे हो उन्हें हम कॉन्क्रीट चीज़ों से और या फिर मूर्त पदार्थों से जोड़कर उन्हें समझा पाए। मूर्त पदार्थ मतलब कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं उन सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो कि हमारे सामने हैं, ऐसी चीज़ों को हम का एग्जाम्पल देखिए या उनका यूज़ करके हम उन्हें समझा पाए मैथ के कॉन्सेप्ट को। तो ये मैथ में बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये बी ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें एक दो ऑप्शन और देखना पड़ेगा कि मे बी इससे और अच्छा ऑप्शन हमारे पॉइंट में रखा गया हो क्वेश्चंस में। तो देखते हैं कि उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अगर वो फिर से दोबारा उनकी गलती करने के चांसेस रहेंगे और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। जब उन्होंने गलत लिखा है तो वो सही उत्तर प्राप्त कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें ही उनकी हेल्प करनी होगी। तो ये भी नहीं होगा। मैथ को सिखाने का सबसे बेटर तरीका होता है कि कॉन्क्रीट चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को मैथ सिखाया जाए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल। तो मूर्त पदार्थों का एग्जाम्पल देके हम उन्हें मैथ की जो भी मतलब इसने लिखा है 44 को, उसे हम 44 को 404 लिख रहा है, तो इसे हम मूर्त पदार्थों का एग्जाम्पल देके उसे समझाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिले होंगे। और अगला क्वेश्चन है कि गणित के पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? ठीक है, प्रतिचित्रण का मतलब है मैपिंग। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज और। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग का मतलब है, प्रतिचित्रण का मतलब यहाँ पे मैपिंग होगा। तो गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या है? तो हमें देखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और मतलब स्पेशल थिंकिंग को प्रोत्साहन देना।
ठीक है। तो स्पेशल थिंकिंग जो होती है वो चित्रों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, चित्र से जुड़ी हुई होती है, इमेजेस से जुड़ी हुई होती है। तो मैपिंग को गणित के पाठ्यक्रम में रखने का एक अच्छा मोटो ये है। पहला ऑप्शन तो सही है। यहाँ पे त्रिविमीय भले आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन स्पेशल थिंकिंग आप लोगों ने जब आप लोगों ने बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बुद्धि की थियरी, आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब थियरी आपने बुद्धि की पढ़ी होगी, तो वहाँ पे एक स्पेशल इंटेलिजेंस थियरी, स्पेशल की बात भी वहाँ पे की गई है, स्पेशल की बात यहाँ पे की गई है। तो उसे स्थानिक बुद्धि कहते हैं, स्थानिक बुद्धि उसे हिंदी में कहते हैं। तो ये जो होती है वो इमेजेस से जुड़ी होती है, जो ये स्पेशल वर्ड है वो इमेजेस से जुड़ी हुई होती है। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, ये जो होती है वो बिल्कुल सही है। तो क्योंकि मैपिंग को प्राइमरी में रखने का एक अच्छा मतलब परिचय, मतलब उसका परिचय देने का मुख्य प्रयोजन ये हो सकता है। और अगला है कि आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। तो ये भी बात सही है, बच्चों की रीजनिंग और सोच को बढ़ावा देने के लिए हम तो गणित में पढ़ाते ही हैं। और वहाँ पे प्रतिचित्रण का भी प्रयोग बच्चों की तार्किक क्षमता, आनुपातिक विवेचन या फिर प्रोपोर्शनल रीजनिंग को बढ़ावा देने के लिए है। ये भी बात सही है। विषय को सरल और रुचिकर बनाने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, विषय को सरल और रुचिकर बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं होता। और वैसे भी कहीं पर भी ए, बी और सी साथ में आंसर दिया भी नहीं गया, इसलिए आपको डायरेक्टली सी को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी सबसे सटीक पॉइंट दिए गए हैं। और संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, तो ए, बी और सी, डी अगर साथ में कहीं पर है नहीं, इसलिए आपको सबसे बेस्ट आंसर जो है ए और बी को चूज़ करना पड़ेगा। अगर साथ में होते तो आप ले जा सकते थे साथ में, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाना, निरस्ता को समाप्त करना, ये मतलब मोटो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आपको सिर्फ सी के साथ जाना है कि जो स्पेशल थिंकिंग है, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, तो ये मैपिंग का बहुत अच्छा मतलब तरीका होता है। मैपिंग के माध्यम से ही हमारे दिमाग में, जैसे कि हम लोग अगर मैपिंग का यूज़ करके पढ़ते हैं, अगर आपने हिस्ट्री की बात कर ली, या फिर ज्योग्राफी की आप बात करते हैं कि आपको इंडिया के स्टेट्स ही अगर पढ़ने हैं, तो आप अगर मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है कि हाँ इधर इधर क्या पड़ेगा, मतलब नॉर्थ में क्या पड़ता है, साउथ में क्या पड़ता है, ईस्ट में क्या पड़ता है, वेस्ट में क्या पड़ता है, तो आपको ये पता रहता है। तो उसके माध्यम से आप चीज़ों को ईजिली याद कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो यही यही यहाँ पे मतलब है कि प्रतिचित्रण के लिए स्पेशल थिंकिंग, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, तो यहाँ पे पहला भी सही है। और रीजनिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग को बढ़ाना, प्रमोट करना, तो ये भी ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन साथ में दिए होते तो हम उनके साथ जा सकते थे, लेकिन हम चारों में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो ए और बी ही होगा, इसलिए हम ए और बी को ही आंसर मार्क करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ये हर बार मतलब 2-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ऑप्शंस भले बदल दिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो चौपड़ है, टाइलिंग है, ठीक है, टाइलिंग का यूज़ करके पढ़ाया जाता है इसको बच्चों के, अगर बच्चों का मैथ आपने देखा होगा बुक, तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा। और सिमेट्री भी है वहाँ पे, और पैटर्न्स तो पढ़ाए ही जाते हैं। ठीक है, पैटर्न्स कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बच्चों को नंबर्स भरने के लिए दे दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट भरने के लिए दे दिए जाते हैं। तो पैटर्न्स जो है वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो प्राइमरी लेवल में नहीं आता। 1 to 5 में आपने कहीं पर भी प्रपोर्शन नहीं पढ़ा होगा, तो ये वहाँ पर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन डायरेक्टली सही होगा। आपको अगर कुछ भी नहीं पता था तो भी आप डायरेक्टली अनुपात को मार्क कर सकते थे, यहाँ पे परसेंटेज होता आप तब भी मार्क कर सकते थे उसे, और स्टैटिस्टिक होता आप उसको भी मार्क कर सकते थे, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी यहाँ पे होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो क्लास 6 के बाद से ही पढ़ाई जाती है, क्लास 6 से पढ़ाई जाती है, ना कि 5th तक पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना, ठीक है, सूत्र का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, इस सूत्र का प्रयोग हमें यहाँ नहीं करना है, पहले यहाँ पे बोल दिया गया है। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, मतलब किस टीएलएम का प्रयोग, शिक्षक जो है वो किस टीएलएम का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों
आयतों का, विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो पैमाना मतलब स्केल, ग्राफ पेपर, धागा और उसके बाद टाइल्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ग्राफ पेपर और टाइल्स का यूज़ करके हम बता सकते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर और टाइल्स का यूज़ करके हम विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, यह बता सकते हैं या दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन हो गया जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जा रहे हैं जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है। गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। कारण हो सकता है गणित में उपलब्धि कम होने का। लिंग हो सकता है, तो लिंग कोई कारण नहीं होता गणित में उपलब्धि कम होने का, ठीक है। कि लड़की है तो उसको गणित आएगा ही नहीं और लड़का है तो उसका गणित बहुत तेज होगा, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों ने अपने क्लासेस में देखा होगा कि कुछ लड़कियों का मैथ बहुत तेज होता है और कुछ लड़कों का मैथ बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा कोई जेंडर बायस वाली चीज़ यहाँ पे होती नहीं है कि लिंग से मैथ आता है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और दूसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, तो गणित का स्वरूप भी नहीं होता क्योंकि सबके लिए गणित जो सिलेबस होता है वो समान ही होता है। और उसके बाद व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, तो ये भी नहीं होती। बल्कि यहाँ पे जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया था वो बी को माना गया, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसके कहने का आंसर देने का ये मतलब था क्योंकि कुछ लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी होती है और जैसे कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं, तो उनके पास सुविधाएं होती हैं, वो अच्छे अच्छे कोचिंग में जाके पढ़ लेते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उनको वो नॉर्मल लोगों से अपेक्षाकृत ज़्यादा बेटर मैथ में वो करती हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा और ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग हमारा यही आंसर सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग एलसीएम लेकर, या फिर कागज की पट्टियों का यूज़ करके, या फिर लघुत्तम समापवर्तक मतलब या फिर डाइनिंग ब्लॉक्स का यूज़ करके, या फिर संख्या चार्ट का यूज़ करके। तो यह समझाने के लिए कि 1/4 एंड 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे कागज की पट्टियों का प्रयोग करके। और ये जो क्वेश्चन है आप एक बार इसको दिमाग में रख लेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पे नंबर्स भले ही बदल दिए गए हैं लेकिन विभिन्न से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आपको वहाँ पे देख के चलना है कि आपको वहाँ पे आंसर क्या देना है। चारों ऑप्शन में से आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा पकड़ना है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग कागज की पट्टियों का यूज़ करके, और ये कागज की पट्टियों का यूज़ करके क्यों कहा गया, क्योंकि ये ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है, ज़्यादा ये मूर्त है, मतलब बच्चों के सामने होगा ये और बच्चे उसे प्रैक्टिकली करके इंगेज होकर चीज़ों को सीख पाएंगे। इसलिए कागज की पट्टियों का यूज़ करके मतलब इसका आंसर दिया गया था, ठीक है। संख्या चार्ट का प्रयोग करके तो ये उतना बेटर ऑप्शन नहीं होगा। और लघुत्तम समापवर्तक विधि ये भी बच्चों को मूर्त तरीके से नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि बच्चा जो है वो क्लास 1 to 5 का ही है, ठीक है। बच्चा जो है वो 1 to 5 में ही है, तो उसको हम जितना ज़्यादा मूर्त तरीके से मैथ को सिखाएंगे उतना बेटर तरीके से वो सीखेगा। इसलिए हमारा ये बी ऑप्शन सही बना क्योंकि वहाँ पे कागज की पट्टियों का जो प्रयोग करेंगे तो बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से सीखेगा और मूर्त चीज़ें उसके सामने दिखाई जाएंगी, इसलिए वो यहाँ पे बी ऑप्शन को रखा गया था आंसर में। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अगला क्वेश्चन है आज का जो अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना, बच्चों को जो गणित पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाई जाती है, आपने अपने इंटर्नशिप के दौरान पाठ योजना को बनाया होगा, लेसन प्लान को बनाया होगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू इसमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, या फिर गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की चर्चा कर सकें, संरचना करें, या फिर क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को ढूंढना चाहिए क्योंकि जहाँ पे बच्चा ज़्यादा इंगेज होगा वहाँ पर बच्चा बहुत बेटर तरीके से सीख पाएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको वहाँ पे कुछ रटने वाली चीज़ होती नहीं। अगर आपके दिमाग में चीज़ें कॉन्सेप्ट सही से नहीं क्लियर हो पाए
है तो आप ज़िंदगी भर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएँगे अगर, तो आप उससे जूझते ही रह जाएँगे। मतलब आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बच्चों को एंगेज करवाना होगा, बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वहाँ पे बढ़ाना होगा। तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, तो ये नहीं है, ठीक है? गणित पढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है पाठ्य योजना का, तो पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, इसका महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं है। अति महत्वपूर्ण की बात यहाँ पे कर दिया गया। और गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी नहीं है। मतलब महत्वपूर्ण ये है, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन जो है वो एकदम गलत ही है, ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन आपको चारों में से सबसे सटीक आंसर को खोजना है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना खुद कर सके। मतलब आप अपने लेसन प्लान में ऐसी एक्टिविटीज लेकर आएंगे कि बच्चों जो है वो उस संरचना का निर्माण वो खुद से कर पाए, ये मेन बात होती है, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी अपनी जगह ठीक ठाक हैं, मतलब, लेकिन हमें तीन चारों में से अगर चूज करना होगा तो हम वही चूज करेंगे जहाँ पे बच्चा ज़्यादा इंगेज होगा, जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा, जहाँ पे बच्चा इंगेज होगा, जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने नॉलेज का निर्माण खुद कर रहा होगा। मतलब अवसर देना बच्चों को एक बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो सही है। और क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, तो ये नहीं है, बल्कि हम लोग यही करते थे, क्रियाकलापों को वहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन ये सब ठीक ठाक है। लेकिन हमें सी ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो सी ही होगा यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। किसे रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता चारों में से। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित उचित ध्यान दिया जाता है, या फिर यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट को ही ढूंढना है, ये भी हमें बात याद रखना है, ठीक है। आप पहले इसको मार्क कर लेंगे, नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है हमें। और ये रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान देना। दूसरा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल अपने में सही पॉइंट है। मतलब मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया है तो हर बच्चा वो अपने अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने स्तर के अकॉर्डिंग समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने समझाया मतलब एकदम उसी तरीके से, एकदम उसी एग्जाम्पल को देके आपको आंसर बताना है, ऐसा नहीं है। तो अध्यापक यह स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमें ये आंसर तो हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि हमें नेगेटिव ढूंढना है। और गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, तो ये भी बात सही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। और प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। परक प्रकार की परीक्षा का मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए क्या आप ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट लेते हैं? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं ना, बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए कि आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, आप मार्क करिए। ऐसा तो होता नहीं है प्राइमरी लेवल पे, ऐसा तो प्राइमरी लेवल पे होता नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ पे नहीं, जो सही नहीं है वो डायरेक्टली आपको सी आंसर मिल रहा है कि सही नहीं है ये। अगला है कि गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाए, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आप कभी भी, आपने देखा होगा कि 1 से 5 तक के बच्चों को आप कभी भी वैसे तो कक्षा 8 तक के भी बच्चों को नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी 1 से 5 तक के बच्चों को तो एकदम नहीं दिया जाता कि आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करें, मतलब मैथ को सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव टाइप से मैथ को सॉल्व करें। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है पहला क्वेश्चन है कथन की सहमति कि गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो आपको अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब कि अगर आपको अगर रचनावाद का अर्थ पता है, तो आपने पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी रचनावाद से ही संबंधित था और ये भी रचनावाद से ही संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में है या फिर गणित के तथ्य को सीखने के बारे में है, तो गणित के तथ्य के सीखने के बारे में तो ये नहीं है, ठीक है। रचनावादी दृष्टिकोण जो है वो तथ्यों को सिखाता नहीं है, बल्कि इसका निर्माण खुद से करवाता है। और गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, या फिर गणित पूर्णतया विषय परक है, गणित पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा भी नहीं है।
और मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आपको डी के साथ आंसर देना है। डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। मानस दर्शन गणित का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। मैथ में मतलब अगर मुझे इतना इतना प्लस करना है तो मैंने अपने मन में ही उसे विजुअलाइज कर लिया, मुझे इतना इंटू करना है मैंने कर लिया, मुझे पहाड़ा पढ़ना है, तो मतलब हर चीज़ हम लिख कर नहीं करते बल्कि अपने माइंड में उसे कर लेते हैं एक मतलब इमेज बनाकर। तो विजुअलाइजेशन जो होता है वो गणित का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है और एक अ, हमारे तार्किक क्षमता को ये बढ़ाता भी है। इसलिए हमारा रचनावादी गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण जो है वो मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ये पॉइंट जो है वो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। त्रिविमीय मतलब कि स्पाशल, ठीक है। त्रिविमीय का मतलब होता है स्पाशल या फिर स्थानिक भी हम इसे हिंदी में कहते हैं। और इसका जो संबंध होता है वो डायरेक्टली वो इमेजेस से होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रियाकलाप है वो त्रिविमीय समझ या फिर स्पाशल अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों में अधिक उपयुक्त है। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या फिर मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, या फिर चंद्रमा के उदय के समय को लिखना। तो ये लिखना तो एकदम नहीं होगा, ठीक है। स्थान का निर्धारण करना भी नहीं होगा क्योंकि आपको ये चित्र से संबंध रख रहा है डायरेक्टली। और उसके बाद संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली जहाँ पे आपको स्पाशल वर्ड दिखता है आप वहाँ पे प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर कौन सा लेकर जाना है, तो आपको डायरेक्टली बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। डायरेक्टली यहाँ पे चित्रित करना वर्ड यहाँ पे आ गया है, ड्राइंग की बात यहाँ पे आ गई है। और कोई मेंटल इमेज भी होती है वो भी स्पाशल इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। मतलब आपने अगर गार्डनर का अगर आपने मल्टीपल थियरी पढ़ा है तो उन्होंने अपना एक 8 में से एक बुद्धि उन्होंने स्पाशल इंटेलिजेंस भी बताया था, स्थानिक बुद्धि भी उन्होंने बताया था। और जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं जिनका मतलब अमूर्त सोच का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो उनकी मतलब जिनकी स्पाशल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इंटेलिजेंस अच्छा होता है, वही लोग मूर्तिकार बनते हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ें वही लोग कर पाते हैं। तो यहाँ भी बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना यहाँ पे इसलिए हमारा आंसर ये बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो ये कथन तो गलत है कि सभी में उत्कृष्ट प्रतिभा की प्रदर्शन जो है वो स्वाभाविक होती है। तो ये बात तो पहली बार डायरेक्टली गलत हो गया क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट पे बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि समाज में हमारे मतलब हमारे हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई मैथ में बेटर करता है तो कोई अदर सब्जेक्ट में, कोई पढ़ाई में बेटर करता है तो कोई डांस में करता है तो कोई सिंगिंग में करता है, कोई प्ले गेम में करता है। तो मतलब हर व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हर व्यक्ति का अपना जो है वो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति खेल में अच्छे हैं, कि सभी व्यक्ति गणित में अच्छे हैं, या फिर सभी व्यक्ति साइंस में अच्छे हैं, कि सभी व्यक्ति सोशल में अच्छे हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्ति अच्छे हैं। ये जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम की तरफ हमें ले जाता है और जो एक्सट्रीम वाला पॉइंट होता है वो हमेशा ही गलत होता है। तो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रतिभा स्वाभाविक होती है तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमें उसके लिए अपनी मतलब जो एबिलिटी होती है उसको बढ़ानी पड़ती है, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो ये नहीं होती है। पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो रहा है, लेकिन अदर ऑप्शन को भी हम देख ले रहे हैं कि अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं बन सकता। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का असर होता है। आप इस बात को याद रख लेंगे कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का गणित के परफॉर्मेंस पर मतलब निष्पादन पर असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो 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 लोग हाई सोसाइटी के होते हैं, जिनके घर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली आगे जाते ही हैं। क्योंकि मतलब मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं 90% केसेस में, हर में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी वो आगे जाते ही हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, अच्छी कोचिंग वगैरह कर पाते हैं। तो मतलब वो आगे हो जाते हैं। तो इसका जो असर होता है वो मैथ के निष्पादन पर इनका असर पड़ता है। और इस ऑप्शन को आपको सही मानना है क्योंकि यहाँ पे इसको सही माना गया है, ठीक है। और अगला है कि विद्यालय में जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, ठीक है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर जो होता है, जो टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती है, तो उसका असर बच्चों पर हो सकता है। तो ये भी कथन सही है, लेकिन हमारा जो पहला ऑप्शन दे दिया गया
गया कि सभी में गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की क्षमता जो होती है वो स्वाभाविक होती है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या से के प्रकार को पहचानिए। निम्नलिखित में से शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानना है हमें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, ठीक है। आई हैव 6 पेंसिल्स, मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। मतलब मेरे पास 6 पेंसिल है और उसके पास कोई एक लड़की है, मतलब आई मान लेते हैं, उसके पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास उससे 2 अधिक पेंसिल है, मतलब कि इसके पास 8 पेंसिल है, ठीक है। तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो ये नहीं पूछा कि उसके पास कितनी पेंसिल है, 8 पेंसिल है कि 10 है कि 12 है कि 50 है, ये नहीं पूछा गया है। बल्कि ये पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या दिखा रहा है। मतलब ये तुलनात्मक जमा कंपैरिजन एडिशन को दिखा रहा है, जो तुलनात्मक घाटा कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन को, व्यकलित जमा टेक अवे एडिशन को, और व्यकलित घाटा मतलब टेक अवे सब्सट्रैक्शन को, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि ये तुलनात्मक जमा को दिखा रहा है कि तुलना हो रही है, इन दोनों में तुलना हो रही है कि इसके कंपैरिजन में मेरे पास मतलब मनीष के पास 2 ज़्यादा हैं। तो ये कंपैरिजन एडिशन होगा। डायरेक्टली हमारा ए ऑप्शन होगा कि तुलनात्मक जमा हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। यह योगात्मक प्रकृति का होता है। तो कोई भी नंबर हो वो योगात्मक प्रकृति का होगा, ये बात सही है, मतलब सही नहीं हमें देखना है। और एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, तो ये भी बात सही है। और यह गुणात्मक प्रकृति का होता है। मल्टीप्लिकेटिव नेचर कोई भी नंबर हो उसका नेचर होता ही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि इसमें आधार की प्रणाली का दो आधार की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। जो बाइनरी नंबर होते हैं उसका बेस 2 होता है, ना कि इसका बेस 2 होता है। हिंदू अरबी गणना सिस्टम का बेस 2 नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो रहा है। और अदर ऑप्शन अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन आपको ये पता है कि बाइनरी नंबर का बेस जो होता है वो 2 होता है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकलेगा कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आधार होता है वो 2 नहीं होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन की वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन की वांछनीय प्रक्रिया क्या है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। तो सीमित कर देना कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तो परिभाषा देना भी बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्योमेट्री के जो शेप्स होते हैं वो बच्चों को प्राइमरी लेवल पे बच्चों को शेप का नॉलेज करवाया जाता है मूर्त चीज़ों से। तो यहाँ पे बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, डायरेक्टली आप ऐसे भी मार्क कर सकते थे कि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, पॉजिटिव वर्ड है। और उसके अलावा अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली आंसर बन रहा है। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना। तो ऐसा भी नहीं है, हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों में शब्द संग्रह का विकास नहीं करना होता है, बल्कि उनको बहुत अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अपने कॉन्सेप्ट का डेवलप अपने आप से कर सके, ठीक है। तो और वो जो डेवलपमेंट होता है कॉन्सेप्ट का वो काफ़ी आगे तक आपको काम में आता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तड़कड़ा का सूचक है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तड़कड़ा का सूचक है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। पहली बात तो परिभाषा देने की क्षमता गलत है, ये तो होगा ही नहीं। अगला है कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो ये जो तर्क संगतता होती है वो बात पॉजिटिव होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि परिकलन में निपुणता। तो बच्चों को आपको कैलकुलेशन में निपुण नहीं बनाना है, बच्चों को बच्चे जो है वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में है, ना कि आपको उन्हें वहाँ पे निपुण बनाना है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
अगला है कि विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को याद करना, तो सूत्र को याद करना तो भी गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे गणितीय तर्कड़ा को का सूचक कौन सा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बी ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे तर्क वर्ड का यूज़ भी हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। वैसे तो आप ए और डी तो डायरेक्टली आप हटा सकते थे। यहाँ पे याद करना वर्ड है, यहाँ पे परिभाषा देना वर्ड है, आप डायरेक्टली इन्हें हटा सकते थे। और निपुण बनाना मैंने आपको पहले भी मैथ पेडागोजी में बताया हुआ है कि बच्चे को हमें निपुण नहीं बनाना होता, बल्कि हमें उन्हें सिखाना होता है। तो ये भी आप डायरेक्टली काट सकते थे, और इसलिए हमारा बी ऑप्शन डायरेक्टली सही हो रहा है कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता का विकास करना, ये गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। मैथमेटिकल रीजनिंग को ये इंडिकेट करता है। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैथ में हो ही चुका है, ये सब क्वेश्चंस, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये सब भी क्वेश्चंस हो ही चुके हैं। तो हमें इतना ही क्वेश्चन आज करना था। आज हमें इतना ही क्वेश्चन करना था। मैथ पेडागोजी के हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। आज हम लोगों ने मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को कर लिया है। कल भी मैथ पेडागोजी का ही सेशन होगा, जो कि जुलाई 2019 वाला पेपर होगा, ठीक है। जुलाई 2019 का मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।